नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं द मारवाड़ शो। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं भिखू सिंह जी राइका, जो कि पूर्व में आईबी ऑफिसर भी रह चुके हैं। कहते हैं वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर। एक बार जो देश की सेवा के अंदर जो सोल्जर देश की सेवा करता है, तो वापस सोसाइटी में आने के बाद में सोसाइटी की सेवा में लग गया। आज हमारे साथ में ऐसे ही सोल्जर हैं पूर्व आईबी ऑफिसर भिखू सिंह जी राइका, जिनसे हम बात करेंगे डीएनटी मुद्दों पर, और साथ ही में जो इतादे और रहने के आयोग है उनकी क्या सिफारिशें थी, और साथ में हम एक स्पेशल जो कि भारत के अंदर 1927 में बना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो लागू है, उसके भी कुछ प्रावधान हैं जो कि हमारे जो पशुपालक और आदिवासी वर्ग हैं उनके हितों में नहीं है। चूंकि ये कानून शोषण के दायरे में रह करके शोषण को करने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए उसके कुछ प्रावधान हैं जो आज भी इन समाजों का शोषण कर रहे हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ में बातचीत के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि आपका जो प्रारंभिक कैरियर है वो आईबी के अंदर आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, और जो बाकी की आपकी परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो कैसी रही है? थैंक यू अर्जुन, आज आपने आपके मीडिया के सामने मेरे को बुलाया और मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि मतलब जो अपने स्पेशली युवाओं को समाज के लिए क्या करना चाहिए, और आप उस दिशा के ऊपर सही जा रहे हो। मुझे खुशी हुई कि आपने उसको बहुत जल्दी मतलब उसको प्रयोग में ले लिया। जी सर, थैंक यू। मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मैं बचपन के अंदर मैं बहुत प्रतिभावान छात्र था। थ्रू आउट मेरी जो स्कूल लाइफ के अंदर मैं हर बार फर्स्ट पोजीशन पे रहा हूँ, मैं कभी मतलब सेकंड पोजीशन में नहीं रहा हूँ। अच्छा। पर मेरे साथ में विडंबना ये थी कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो शिक्षित नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। मेरे गांव के अंदर शेखावाटी के अंदर जैसे बच्चा जवान होता है तो उसके दिल दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि पुलिस और फौज में भागना दौड़ना और वहाँ चला जाना। मैं भी उनकी भीड़ का तंत्र बना और मैं आर्मी मेडिकल कोर के अंदर में भर्ती हो गया। हालांकि मेरी उम्र थोड़ी थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आर्मी में जाने के बाद में मेरी शिक्षा के ऊपर कहीं ब्रेक लग गया। अब अगर मैं आर्मी छोड़ करके आता हूं तो मेरे को एक दाग लगता है कि यार देवासी तो फौज में नौकरी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो मेरे को एक वो भी भय था, तो मैं उन मतलब लोगों के भय के कारण मैं फौज में टिक गया। मेरे को बार बार जिज्ञासा हुई कि मुझे फौज छोड़ देना चाहिए। पर लास्ट में मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, यहाँ रहते हुए भी अपन देश सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल में था, मैं लोगों की सेवा भी कर सकता हूँ और मैं मेरा शिक्षा भी बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि आर्मी मेडिकल कोर का जो माहौल था वो बहुत बेहतरीन था। वहाँ जाने के बाद में मैंने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, एमपीएम किया और 3 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से तक मैं पहुँचा। हालांकि मैं मेडिकल में होने की वजह से इन्फेंट्री वगैरह का हमें कोटा नहीं मिलता था, लेकिन तब तक जो है बच्चे थोड़े से जागरूक हो गए, तो मैंने सोचा कि सेना में और नौकरी कर लिया जाए। करते करते मैं सूबेदार मेजर बन के रिटायर हुआ। आने के बाद में जैसे ही मैं बाहर आया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी निकली हुई थी, उसके अंदर में आते ही एज ए सीआई मेरा जो है सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद में मैं रिटायरमेंट होते होते मैं जो है ना ACO 1 मतलब इक्विवेलेंट टू DYSP होता है वो बन के मैं रिटायर हुआ। ये तो था मेरा एक सैनिक से लेकर के आईबी तक का सफ़र। मैं स्पेशली मेरे युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आदमी को कभी भी अपने कैरियर का फाइनल माइलस्टोन नहीं मानना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। आदमी को अपनी एक दिशा और दशा जरूर मिलती है। आईबी में आने के बाद में मेरे को अनेक जिज्ञासाएं, जो मेरे पीड़ित समाज से तो मैं वैसे ही आता था, वहाँ आने के बाद में अन्य समाजों से कंपैरिजन करते हुए हमसे भी और ज़्यादा पीड़ित और दुखी लोगों को देखते हुए मुझे कई प्रकार की चिंताएं हुई। और मैंने ये ठाना कि जाने के बाद में इन लोगों के बारे में कुछ लिखेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। पर लाल सिंह जी जैसे लोगों का संदिग्ध मिलने के बाद में हमने सोचा कि इस मुहिम में अपने को कूद जाना चाहिए। ये उचित समय है, अपन समाज को 5 और 10 साल सेवा जो है दे सकते हैं, और इस उद्देश्य में अपन अब काम कर रहे हैं। सर, जो आप अभी डीएनटी संघर्ष समिति के बैनर तले आप जो है संघर्ष कर रहे हो डीएनटी के राइट्स के लिए, सबसे पहले आपको कब पता चला कि ये डीएनटी नाम की भी कोई श्रेणीबद्ध जातियां हैं जिनके राइट का जो है इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और सरकार है जो है ऑन द पेपर उनके नाम पे बहुत सारी योजनाएं चला रही है लेकिन धरातल पे कुछ पहुंच नहीं रहा है? ये आपको कब लगा कि भाई इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें काम करना ही चाहिए?
नहीं, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी रहता है और जो जागरूक रहता है उनको हर एक्टिविटीज वो रोज देखता है। मतलब समाज का ये जो सीन था ये बार बार हमारे हृदय में आता था, अनेकों भावनाएं उठती थी, पर जो है सर्विस के बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो करते करते कहीं न कहीं हम इन समाजों की सही सेवा भी कर रहे थे, पर अब हमें पूर्ण रूप से सेवा करने का, सरकार के विपक्ष में बैठने का और इनकी भावना सरकार को बताने का एक मौका मिला है। बाकी इनसे हम शुरू से वाकिफ हैं। जैसे जैसे मैंने मेरा सेंस संभाला है, इन समाजों की पीड़ा को बहुत नज़दीक से हमने महसूस किया। राजस्थान के अंदर जो अपना पशुपालक वर्ग है और आदिवासी वर्ग है, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो आती है जो फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं उनको लेकर के, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। उनके ऊपर बहुत सारी जाति वगैरह होती है जिनके बारे में मैंने पूर्व में भी आपको बताया है। तो सर, जो फॉरेस्ट एक्ट है जो कि 1927 में बना हुआ, जो कि अभी भी इंडिया के अंदर इनफोर्सेबल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपको नहीं लगता कि अब इसको तो हटा लेना चाहिए और कुछ अपने कानून भी तो बनाने चाहिए और इसमें कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बोला अर्जुन भाई। बहुत से एक्ट हैं जो ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं, जिनको हम अभी भी अपन उनको मान रहे हैं और थोड़ा बहुत उनमें अगर सुधार भी किया है तो उनको रिन्यू कर लिया गया है। लेकिन ये फॉरेस्ट एक्ट 1927 समझने से पहले हमें हमारी प्रकृति समझनी पड़ेगी कि अंग्रेजों का जो मोटिव जो उस समय जो था 1927 के अंदर एक ही मोटिव था कि भारतीयों से ज्यादा फंड कैसे कलेक्ट किया जाए, शोषण कैसे किया जाए, है ना, फंड कैसे कलेक्ट किया जाए, है ना। तो वो एक किसानों से भी फंड ले रहे थे, वो जमींदार के द्वारा ले रहे थे, जो लोग कृषि भूमि का यूज कर रहे थे उसका भी वो एक लगान रूप में एक किराया ले रहे थे, जो लोग वन भूमि का जो उपयोग कर रहे थे उसका भी वो किसी न किसी तरीके से लगान के रूप में, किराए के रूप में पैसा ले रहे थे। वो हमारे समुद्री जीव जो मतलब इसको जो इस्तेमाल कर रहे थे मछुआरों से, उनसे भी वो कोई न कोई लगान ले रहे थे, हर लोगों ने ले रहे थे। देश आज़ाद होने के बाद में देश के किसानों ने एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद में उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की और सरकार एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आई 1956 के अंदर। उस एक्ट के तहत जिस किसान ने जिस जमीन पे काश्त की थी वो जमीन उसको ऑटोमेटिक एक रात के अंदर ट्रांसफर हो गई, एक विधेयक आया और वो किसान से जमींदार बन गया। लेकिन दूसरी साइड के अंदर जो एक किसान का एक वर्ग था जो पशुपालक था, वो अपने पशुओं को जंगल में ले जाता था, किराया जंगल का दे रहा था, वो लोग आज तक मतलब जो उसका लगान भर रहे हैं, जबकि किसान ने 1980 के बाद में लगान देना बंद कर दिया। पर इन लोगों का कोई संगठन नहीं था, इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए ये लोग जो है आज भी उस लगान को भर रहे हैं, कहीं पान चराई के नाम से, कहीं एंट्री फीस के नाम से। एंट्री फीस का जहाँ नाम आता है वहाँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंट्री फीस एक प्रकार का सेमलेस फीस है। अगर कोई विदेशी आदमी भारत में आता है तो उसको वीज़ा लेना पड़ता है और उस वीज़ा की जो फीस होती है उस फीस का नाम होता है एंट्री फीस। क्यों वो एंट्री फीस इसलिए ली जाती है क्योंकि हमारे देश में आने वाला जो आगंतुक है वो विदेशी है। जिस फॉरेस्ट एक्ट की आप बात कर रहे हो उसके अंदर भी जब हमारा पशुपालक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वो उस जंगल में गुजरने की एक एंट्री फीस देता है। वो एंट्री फीस किसके एवज में लेता है? तो वो हमारा जो पशु है उस पशु का नाम भी उन्होंने लिखा हुआ है फॉरेन कैटल। अच्छा, यानी वो इंडियन कैटल नहीं है, वो फॉरेन कैटल है, इसलिए उसकी एंट्री फीस है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये सेमफुल है हमारे लिए। जब हमारा देश एक है, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं, फिर अगर हमें ये पता चले कि ये भारत माता हमारी किराए की है, इसके लिए एंट्री फीस लेना पड़ता है, हमें बहुत बुरा लगता है। मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिक रूप से इन चीज़ों का सुधार करना चाहिए और हमें किसान और पशुपालक का एक मंत्रालय है, बजट एक जगह आता है, बजट एलोकेशन एक है। तो अगर किसान ने जमीन का किराया देना बंद कर दिया तो वन भूमि का किराया हमारा माफ होना चाहिए, हमें हर जंगल के ऊपर फ्री एंट्री मिलना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि एक एंट्री फीस जो है विदेशियों को देनी पड़ती है, वैसे ही जो हम अपने ही लैंड पे अपनी जो परंपरागत घर हैं उनके अंदर विदेशी बन करके रह गए हैं जहाँ पर हमें जाने के लिए एंट्री फी देनी पड़ती है। सर, आज का जो पशुपालक वर्ग है अगर उसको मॉडर्नाइज करने का तरीका आपको कह दिया जाएगा आप उसको मॉडर्नाइज कीजिए, क्योंकि पशुपालक तो सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह है। हमने देखा कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्नाइज तरीके से ऑपरेट होती है।
आपको भी नहीं लगता है कि इंडिया के जो पशुपालक हैं उनको भी अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए? हालांकि इंडिया के जो पशुपालक हैं उनके पास में इतने संसाधन नहीं है, तो उसमें तो गवर्नमेंट को बेसिकली मदद करनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस किस चीज़ों की तरफ उनको मॉडर्नाइज की तरफ बढ़ना चाहिए? बिल्कुल अर्जुन भाई, आपके पर्सन ने मेरे हार्ट को छू लिया। मॉडर्नाइजेशन देखिए, आप कृषि, पहले आप कृषि और पशुपालन का कंपैरिजन पे ही मैं बता रहा हूँ। कृषि के अंदर अगर आए तो हमारी 1 बीघा जमीन के ऊपर आज़ादी के बाद में जहाँ 1 बीघा में 5 मण अनाज पैदा होता था, आज वहाँ 50 मण अनाज पैदा हो रहा है। ये 50 मण अनाज कोई आसमान से तो नहीं टपका, ये इसमें सरकार की भागीदारी है। उन्होंने किसानों को सब्सिडी दी, जमीन का समतलीकरण करवाया, जो जल संसाधन के जो उनको बढ़ाया, ट्यूबवेल वगैरह खोदने की सब्सिडी दी, ट्रैक्टर वगैरह पे सब्सिडी दी, इसलिए जो है किसान सक्षम हो गया। सब्सिडी खाद बीज सब पे दिया, तो किसान 1 बीघा में 50 मण अनाज पैदा कर रहा है। लेकिन हमारा जो पशुधन है, हमारी गाय आज भी 2 किलो दूध दे रही है, हमारी जो है ना बकरी आज भी 1 किलो दूध दे रही है, हमारी राजस्थान की जो भैंसें हैं वो 5 किलो दूध दे रही है। आप हरियाणा की भैंस से कंपेरिजन करिए, हरियाणा की एक एक भैंस आज 2.5 से 3 लाख रुपए की है। हर भैंस जो है 15 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। कोई भी भैंस प्रजनन के अंदर काटड़ा नहीं लेके आती है, सब काटड़ी लेके आती हैं, तो उनका कोई भी काटड़ा रोड पे नहीं मिलता। हमारे सब बाछड़े रोड के ऊपर मिलते हैं। हमारी गायों पे नस्ल सुधार का काम नहीं किया गया। अगर हमारे पशुधन के ऊपर भी काम किया गया होता, तो जिस तरह से किसान की 1 बीघा में 50 यानी 10 गुना बढ़ा दिया, तो हमारी गाय का भी 10 गुना दूध बढ़ता, 2 से तो 20 लीटर देती। अगर हमारी गाय हमारे पास 20 लीटर दूध वाली होती और सब गाय बाछड़ी लेके आती, बाछड़ा नहीं लेके आती, तो हमारा जो पशुपालक है ये भी एससी के अंदर घूमता। इसको मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत है जी, ये आपने सही बोला। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि मॉडर्नाइज इंडिविजुअल, तो जिस तरह से खेती के ऊपर सरकार ने काम किया, इसी तरह से पशुधन के ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए। जैसे आपने इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए आपने इंडस्ट्री हब बनाए, एक फैक्ट्री लगाई, उसके साथ में 10 छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई, कोई नट बनाती है, कोई बोल्ट बनाती है, कोई टायर बनाती है, सब उस एरिया में एक हब बना। तो इसी तरह से आप पशुपालकों का एक पशुपालक हब बनाइए, उनको 5-5 बीघा जमीन दे दीजिए, उनको जो है ना केटल फार्म, गोट फार्म, सीप फार्म, बुफेलो फार्म, काऊ फार्म, कैमल फार्म, ये सब वहाँ बनाने के लिए दीजिए। बीच में 100-100 फुट के रोड छोड़ दिए, पानी के चारे की सब सुविधा करिए, उनको वहीं दवाई मिले। तो अगर वो होगा तो वो 1000-1000 15-15 किलोमीटर पलायन करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा। और इतने पशुपालक एक चीज एक सिद्ध में होंगे, एक जगह होगा, तो उनको हर चीज, चारा, भूसा, पानी, शेड सब सस्ता मिलेगा। पर ये तभी संभव है जब ये सारी दवाई व्यवस्था जो है सरकार करे पशुओं के ऊपर। अब दूर घरों से जो है 1500-1500 किलोमीटर दूर चल जाते हैं, उनके ना आधार लिंक है, ना दूसरे स्टेट में उनको कोई दवाई मिलती है, ना कोई साधन मिलता है। अभी रिसेंटली देखो कितनी महामारी आई है, जिसके पास 500-500 भेड़ें थी, वो 50-50 भेड़ लेकर के वापिस रोता हुआ अपने घर में आ रहा है। ये सारी व्यवस्था क्यों? कि सरकार भी यहाँ निश्चल हो जाती है कि भाई मैं 1500 किलोमीटर, मेरा यहाँ का नागरिक है, उसको दवाई देने के लिए मैं दूसरे स्टेट में क्यों जाऊँ? तो ये सारी चीज, या तो इसको इन सब पशुपालकों को एक नेशनल टैक्स, एक नेशनल आईडी दीजिए, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो वो सारी सुविधाएं ले। उसमें अगर आपका बजट में कोई लॉस होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करे। क्योंकि ये जो पशुपालक वर्ग है, ये एक ऐसा वर्ग है जो भी पैदा करता है सब देश को देता है। ये भी किसान जैसा है, दूध पैदा किया तो देश को दिया, बैल पैदा किया तो देश को दिया, ऊंट पैदा किया तो देश को दिया, मांस पैदा किया तो देश को दिया, सबको देश को ही तो देता है। तो जो आदमी देश को देता है, मतलब उसके प्रति तो मतलब कृतज्ञता होनी चाहिए राष्ट्र की। राष्ट्र को भी उसके लिए कुछ चीजें जो करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, सर दूसरी बात, जहाँ पे हम बात करते हैं पशुओं के चिकित्सा की बात आती है, अभी जो महामारी का जैसा आपने जिक्र किया, ये जहाँ मैं से जिस क्षेत्र से आता हूँ, जालोर सिरोही से, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैली है। मैंने भी कई सारे जो पशु चिकित्सक है उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात करी, तब उन्होंने कहा कि भाई कहाँ कौन सी बीमारी चल रही है, क्या है। मेरे गांव की बात करता हूँ, मैं खुद भी पशुपालक समुदाय से हूँ और मेरे पिताजी अभी भी पशुपालन का कार्य करते हैं। तो पिताजी ने मुझे कॉल किया कि भाई ऐसी ऐसी बीमारी आई है। तो मैंने कॉन्टेक्ट किया गाँव के अंदर जो उप केंद्र है उनसे, मैंने कहा कि भाई ये बीमारी है और ये इसकी दवाई वगैरह आपके क्या रिकॉर्ड में कुछ हो तो लगवाइए। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो इससे पहले तो हमें किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया, दवाई जालोर से मंगानी पड़ेगी। जालोर जब हमने कांटेक्ट किया तब ये तो स्टेट वाइज वहाँ से आएगी नहीं, मतलब एक दूसरे से अपनी जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे हैं। उनका मेन कहना यही है कि पहले तो वो कहते हैं कि हमें किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, और दूसरी बात एक जो अपने यहाँ पे जो
लोकल जो लेकर के घूम रहे हैं वो पशुपालकों को गुमराह करके कोई सी भी वैक्सीन लगा करके 50-60 रुपए 2 ml के ले लेते हैं। इस पे जो है वो क्या चीज़ जो है जिनमें हम सुधार कर सकते हैं और कौन कौन सा, इस पे आपका क्या नज़रिया है? देखो अर्जुन भाई, इसमें एक अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो पशुपालक है वो शिक्षित तो नहीं है पर आज जागरूक हो गया है। मैंने डेयरों में जाके देखा है, कई पशुपालक खुद मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं उनको, और उनको एक एक एंटीबायोटिक का नाम का पता है, उसको ये भी पता है कि कौन सी कारगर है कौन सी कारगर नहीं है। मेरे पिताजी भी करते हैं ना। तो ये तो आप में ये होना कि भाई वो शिक्षित तो हो गए, वो साक्षर नहीं है, मतलब उनको पढ़ना नहीं आता, बाकी वो दर्द को महसूस करते हैं। ये जो वायरल वाली जो ये जो वायरल बीमारियां हैं, ये चाहे जानवर में आए चाहे इंसान में आए, ये जल्दी से कंट्रोल में नहीं होती है। इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये वेव्स की तरह से आता है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक ठीक होती है। पर इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन होने के लिए आपको एक स्थापित जगह होनी चाहिए और अलग अलग बाड़े होने चाहिए, कि जिस पशु को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इन्फेक्टेड है, उसको आपने अलग करना है। हम लोग पशुपालक जब पलायन में रहते हैं तो हमारे एक या दो तो उसका ग्वाल रहता है, उसको हम आइसोलेट कैसे करें, अलग ग्वाल कहाँ से लेके आए, वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमारी एक भेड़ इन्फेक्टेड होती है और वो सारी धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाती है। तो इसके लिए तो सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे कि हमारे इस व्यवसाय को मॉडर्नाइज किया जाए। देखो कई लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि कृषि में फायदा नहीं है, आप कृषि छोड़ दो। कई लोग कहते हैं पशुपालन में फायदा नहीं है, पशुपालन छोड़ दो। अरे भाई, जब तक मानव जिंदा रहेगा, ये मानव सभ्यता रहेगी, तब तक कृषि और पशुपालन से पीछा नहीं छोड़ सकता। हम उठते ही बैटरी मांगते हैं, दूध कहाँ से आएगा? हम उठते ही रोटी मांगते हैं, अनाज कहाँ से आएगा? हमें जरूरत है सरकारों को और हमें इस पे काम करने की, इसको मॉडर्नाइज करने की, क्योंकि कृषि और पशुपालन एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार के साधन है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसको मॉडर्न करने की जरूरत है, इनको सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि अवेयरनेस की कमी है, पर कहीं ना कहीं जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जैसे हम बात करते हैं, हम उनको सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बट उनके अंदर मॉरलिटी की जो मुझे लगता है कि इन सेंस थोड़ी कमी है। 1-2 ml का इंजेक्शन जिसका वो 60 से 70 रुपये वसूल करते हैं, और वो कोई अलग समुदाय से नहीं है, उनमें से मोस्ट ऑफ जो है इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। उन लोगों के लिए कुछ खास संदेश है आपका? अगर अर्जुन भाई की ये बात अगर उनके कानों तक, जो मेरे समाज के लोग स्पेशली हैं या जो अन्य समाज के लोग जो हमारे पशुपालकों के साथ में कोई ऐसा काम करते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस तरह का काम नहीं करें। उनको वास्तविक जो कॉस्ट है, ठीक है, आपका 10%, 15%, 20% जितना है आप वो वाजिब ले लो, लेकिन उनको गुमराह करके उनसे पैसे, क्योंकि उनका बहुत हार्ड अर्निंग है उनकी। आप अगर कमाई देखो, दिन भर जो रेवड़ चराते हैं, रात को एक एक टांग के ऊपर उनकी रखवाली करते हैं, उन लोगों का जो पैसा जो है ना, वो पसीना नहीं है, वो ब्लड ऑफ मतलब पशुपालक है। आप उसके पैसे का जो है ना इस तरह का शोषण करें, तो मैं सोचता हूँ कि शायद परमात्मा भी उनको जो है इतना, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। बाकी जो है उनको अगर थोड़ा बहुत विवेक जागरूक हो जाए तो जो है उनको जो है इस दिशा में जो है अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, अभी जो बालराई के अंदर, पाली के अंदर एक महा आंदोलन हुआ जिसमें 15 से 20 हज़ार लोग भी आए, और यहाँ पर बात होती है डीएनटी के हितों की। तो डीएनटी के लिए जो पहली, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है कि भाई जो काका कालेलकर आयोग बना था, उसने भी कहा था कि भाई इनको ओबीसी में रखो लेकिन कुछ विशेष प्रावधान करो। फिर बाद में मंडल कमीशन बना, उसने भी कहा कि इनके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। फिर सेपरेट जो डीएनटी के लिए रहने के आयोग बना था, उसकी कुछ सिफारिशें थी, और रहने के आयोग के बारे में जो आपके विचार हैं वो क्या है, और उनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? देखो, मतलब ये टाइम टू टाइम सरकारें भी जो है समाजों पे काम करती रहती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि भाई कम से कम दिया जाए और सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक जो जितने भी आयोग या जितने भी जो कमेटी बनाई है, सब ने जो है डीएनटी को ये माना। इवन इससे पहले नहीं, अंग्रेजों जो 1931 की जो सेंसस रिपोर्ट है, वो भी ये कहती है कि उस समय तो डीएनटी नहीं था, पर उन्होंने जो कम्युनिटी जो कॉलम में नहीं आ सकी, उनको उन्होंने एक वर्ड दिया, द कम्युनिटी इज आउट ऑफ कॉलन, जिसको उर्दू में खाना बदोश बोला गया। ये वही कम्युनिटी है जिनको आज अपन डीएनटी बोलते हैं, इनको भी उन्होंने वंचित माना।
उन्होंने भी फुट नोट में लिखा कि उनको भी स्पेशल पॉकेट के तहत उनको सुविधाएं देनी है। क्योंकि स्पेशल पॉकेट का मतलब ये है कि सबके साथ दोगे तो उन तक नहीं पहुंचेगा। तो आज जो हम जिस आरक्षण की मांग कर रहे हैं ये एक प्रकार का बहुत नॉर्मल है, इसमें सरकार का कोई बजट बढ़ने वाला नहीं है। हम ये करें कि मान लो आपका 21 बीघा, अभी ओबीसी की बात करता हूँ, एज ए जनरल ओबीसी, आपका 21% आरक्षण है, 21 बीघा आपकी जमीन है। हम करें कि इसके अंदर ABC मतलब 3 कैटेगरी बना दीजिए। एक जो है DNT कैटेगरी, जो मोस्ट घुमंतु है, जिसको आज तक उसका एक भी IAS IPS वगैरह नहीं है, उसको A में रख दो और उनको 7% आरक्षण दे दो। एक दूसरे के अंदर जिसके 1-2 बन चुके हैं उनको आप B में रख दो, जो मूल ओबीसी थे। एक जो ओबीसी ऐसी है जो मंडल कमीशन के बाद में इंक्लूड किया गया है, उनको आप C में रख दो। तो 21 में से 7% एक को दे दो, 7 एक को दे दो, 7 एक को दे दो, तो हमारा खेत तो 21 बीघा ही रहेगा। तो आड़ोसी पड़ोसी वाले को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जब अगर हमारा 7% रिजर्व हो जाएगा तो हमारा हर बच्चे मतलब 100 के अंदर से हमारा 7 बच्चे हमारे बनेंगे, 7 उनके बनेंगे, 7 उनके बनेंगे। अब स्थिति ये है कि जो पूरा 21 के अंदर जो सींग वाला बैल है वो पूरा चारा खा जाता है, और बिना सींग वाले जो A और B वाले हैं उनको चारे का एक भी तिनका मिलता नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका उप वर्गीकरण कर दो, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई उप आरक्षण का उप वर्गीकरण एक श्रेष्ठ व्यवस्था है। तो ये हमारी ये जो DNT है ये ऑलरेडी रिजर्व वर्ग में है, कुछ SC में है, कुछ ST में है, कुछ OBC में है। तो उन सब को DNT फर्स्ट प्रायोरिटी में रख दो, ताकि DNT को उसका हिस्सा मिलके फिर दूसरे को हिस्सा मिल जाए, तो DNT लोगों का विकास होगा। नहीं तो 78 साल के अंदर अभी तक हमारा एक भी IAS IPS नहीं बना है, और आगे आने वाले समय के अंदर भी नहीं बने। ये हमारा उप वर्गीकरण। जी, अभी आपने कहा कि उप वर्गीकरण होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि उप वर्गीकरण होना चाहिए। बीच में सरकार ने भी बात की थी कि हम उप वर्गीकरण करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो है वो खास विशेष इस पे कोई कदम उठाया नहीं गया। ये एक तरीके से दिखाता है कि सरकारें जो है इनके प्रति उदासीन रवैया अपना रहे हैं। सरकारों ने खुद के अपने जो है कमीशन वगैरह आयोग वगैरह बनाए थे, जैसे अभी हमने रहने के आयोग की बात की, इसके बाद में ये UPA गवर्नमेंट में बना था। अभी जो NDA सरकार है इसके द्वारा भी जो है इतादे जो आयोग है वो बनाया गया था। सर, ये इतादे आयोग ने फिर से क्या रिकमेंड किया था? नहीं, जो रेन के आयोग है वो उसने रिकमेंड ये किया था कि भाई ये जो DNT समाज है ये पूरे भारत में लगभग 10% है, पर राजस्थान के अंदर ये 15% है, क्योंकि राजस्थान का जो नेचर है वो तो वेंडरिंग है। तो ये करेंगे इन लोगों को 10% आरक्षण देना चाहिए। अगर ये 10% 50% की जो अपनी शिलिंग है उसको भी अगर क्रॉस करता है तो भी इनको देना चाहिए। ये रेन के कमीशन ने बोला। इदाते रेन के कमीशन ने एक्चुअली में बोला तो एक हार्ड वर्क था, और इदाते कमीशन जो था वो स्मार्ट वर्क था। तो उन्होंने जितनी भी मतलब जो रिकमेंडेशन रेन के आयोग ने की थी उनको एक एक चीज को एज ए स्मार्ट वर्क एनालिसिस किया। तो इन्होंने इस आरक्षण को उप वर्गीकरण देने के लिए बोला कि भाई इनको जो है 10% आरक्षण उप वर्गीकरण करके देना चाहिए, यानी कि पहले इनको मिले उसके बाद में दूसरे को मिले। तो दोनों ही सिस्टम के अंदर दोनों ही आयोग ये कहते हैं कि इन लोगों को तो मिलना चाहिए। मतलब कोई दोनों आयोगों में से कोई भी आयोग ये नहीं कहता कि भाई इनको नहीं मिलना चाहिए। सबने माना कि भाई ये वंचित लोग हैं, ये शोषित लोग हैं, इनको जो है इस विकास की धारा से 1% भी कोई इनको जो है फायदा हुआ नहीं। अच्छा सर, अभी राज्य के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर बात करें तो MBC का जो है रिजर्वेशन है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस का, कई लोग जो अभी मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों के मैसेज वगैरह और काफ़ी लोगों ने पूछा भी कि जब आपके पास में MBC का आरक्षण है तो फिर आप DNT के लिए क्या करोगे, काफ़ी सारी बातें होती। स्पेशली मैं आपके नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि MBC किस तरीके से डिफरेंस है टू DNT। अदरवाइज हम सारा जानते तो हैं कि पूरा डिफरेंस है, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि MBC जो है वो DNT से किस प्रकार से भिन्न है। जो MBC आरक्षण है ना अर्जुन जी, ये एक प्रकार इनकम्प्लीट आरक्षण है। MBC आरक्षण के अंदर 50% की सीलिंग बताई, 1% तो कन्फर्म है, 4% जो अपने पास आरक्षण है वो सब्जेक्ट टू है। अगर हमारे बच्चे को किसी को नौकरी भी मिली हुई है तो उसने अंडरटेकिंग दे के रखा हुआ कि अगर भविष्य में अगर ये आरक्षण पे कोई ये कैंसिल हुआ तो आपको जो है सर्विस से जाना पड़ेगा।
अच्छा। फिर दूसरी बात, ये जो 5% जो आरक्षण एमबीसी का है, ये अपने को नौकरी और शिक्षा में है, जो सिर्फ राजस्थान में है। ये अपने को नौकरी और शिक्षा और दूसरी अन्य राजनीतिक फायदा जो है केंद्र की नौकरियों के लिए नहीं है। तो आप ये समझो कि ये एक प्रकार का 500 का नोट है, जो जयपुर में तो चलता है और दिल्ली में नहीं चलता। लेकिन हम जिस डीएनटी आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये हम 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये आपका जयपुर में भी चलेगा और ये दिल्ली में भी चलेगा, ये शिक्षा में भी चलेगा, ये नौकरी में भी चलेगा और ये जो है राजनीति में भी चलेगा। अच्छा, ये सर्वांगीण होगा। हाँ, ये कंप्लीट होगा। बात की जाए जैसा एमबीसी के बारे में, मैं भी जो फिलहाल रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्य भी कर रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहली बार आज ये बात पता चली है कि भाई एमबीसी का जो आरक्षण है उसमें इस प्रकार का प्रावधान है कि अगर आपने जो है अंडरटेकन शपथ पत्र वगैरह दे रखे हैं कि अगर ये भविष्य के अंदर होना, तो अब होना नहीं होना सरकारों पे डिपेंड करता है और मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी ये बात मुझे आज पता चली है कि ऐसा भी कोई प्रावधान है जिसके तहत जो ये आरक्षण है अभी भी बीच में लटका हुआ है, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे गिर रहा है। तो ये जानकारी मुझे भी आज पहली बार मिली है। तो सर अभी भी मुझे लगता है, मेरे ख्याल से, कि ये जानकारी शायद ही किसी लोगों को हो कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। स्पेशली अपने क्लास की अगर बात की जाए, देवासी, रायका, रेबारी और बात की जाए बंजारा, गाडिया, लोहार वगैरह इनकी, तो इनको ये चीज़ें पता नहीं है। और इवन मुझे नहीं लगता है कि गुर्जर को भी ये चीज़ें पता होगी। नहीं, ये सबको पता है। आप अच्छा। जो बच्चे हमारे नौकरी लगे हुए हैं, आप उनसे कभी चर्चा कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। जो 1% में है वो तो कंफर्म है, और जो मतलब जो है जिनको अंडरटेकिंग दे रखा है उनके तो अभी तक 6-7 साल नौकरी हो गई, उनको नेक्स्ट ग्रेड में उनके प्रमोशन होने थे, वो उनके रुके हुए। अच्छा, अभी भी उन्होंने कोर्ट से कुछ परमिशन वगैरह मांगा है कि भाई इनको अंडरटेकिंग लेके जैसे नौकरी थी वैसे ही प्रमोशन दे दो, कि अगर भविष्य में कुछ हुआ तो आपका प्रमोशन भी वापस ले लेंगे। वही अंडरटेकिंग लेकर के उनको करने के लिए बोला है उनको। अच्छा, तो हाँ, ये दर्द तो है ना। बिल्कुल। अगर इस सेंस में तो देखें तो फिर ये जो एमबीसी का आरक्षण है एक प्रकार का लॉलीपॉप ही है जो धीरे धीरे पिघल रहा है, और इवन ये इस सेंस में बात की जाए तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा और फिर हम वापस वही उसी स्थिति पर आ जाएंगे। इसमें यह है कि जब तक अगर ये आरक्षण नवी अनुसूची जो है केंद्र की, उसमें अगर सूचीबद्ध हो जाता है तो ये सुरक्षित हो जाता है। लेकिन किसी भी समाज को सूची में डालना ये पार्लियामेंट का काम है, ये केंद्र सरकार, ठीक है ना। केंद्र सरकार का पार्लियामेंट से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, फिर वो सूची में डालना चाहिए। लेकिन ये जो डीएनटी का जो मुद्दा है, ये इसके अंदर किसी का भी कोई वर्ग चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि वर्ग चेंज करना, देश आज़ाद होने के बाद में किसी का भी वर्ग चेंज करना बहुत टेढ़ी खीर है, पर डीएनटी आरक्षण के अंदर किसी का कोई वर्ग चेंज नहीं होता। वो जिस वर्ग में है वो उसी वर्ग में रहेगा, सिर्फ उसको प्रायोरिटी दे करके उसको जो है जो आरक्षण है वो पहले दिया जाएगा। अच्छा, ताकि उसका विकास हो चुके। अब क्या, अब उसको सबके साथ में दिया जाता है। तो इसके तो ये बिना सींग वाला बैल है, दूसरा सींग वाला बैल है, तो इसके हिस्से का सारा चारा सींग वाला बैल खा जाता है। ये प्रॉब्लम। अच्छा, हमने बात की डीएनटी, एमबीसी वर्सेस जो भी चीज़ें हैं अभी धरातल पे क्या स्थिति है उनके बारे में। ये थे डीएनटी आंदोलन के ऊपर जो पूर्व आईबी ऑफिसर रह चुके हैं भिखू सिंह जी रायका, उनके विचार, और उनके ही मुंह से हमने जाना कि किस प्रकार से भारत का आदिवासी समुदाय और पशुपालक समुदाय जो 1927 का कानून है उसकी मार झेल रहा है। इसके अलावा डीएनटी के विचारों के बारे में जाना। आप इस पॉडकास्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और एज ए सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते आपका जो है वो डीएनटी समाज के प्रति जो आंदोलन को लेकर के और बाकी जो रिजर्वेशन को लेकर के मांग चल रही है उसके प्रति क्या नजरिया है कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है वो आप किस गेस्ट के साथ में चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बताएं। और एंड में मैं भिखू सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस पॉडकास्ट में पधारे और अपना जो है वो कीमती समय दिया। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।